मलाइका बहुत बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से तबरेज के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर धकेला था। मलाइका गहरे सांस भरती, चेहरे पर गहरी शर्म और गुस्से की सुर्खी लिए वो तबरेज को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जिनका तबरेज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अपने बालों में हाथ चलाता बेबाकी से उसे देखते आंख विंग कर गया था। तुम पागल हो, यहाँ कोई आ जाता तो? मलाइका दबी दबी आवाज में चीखी। देखो, मैं अपनी चीजों के लिए बहुत हसास हूँ। इन्हें कोई तकलीफ दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं तुम्हें बस समझाना चाह रहा था। तबरेज ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूं, और वैसे भी खुद पर मेरा अपना हक है। बस। मलाइका ने उसकी खुशफहमी को खत्म करना चाहा। पहले था माय डियर मक्खन मलाई। कल तुम अपने तमाम हकूक मेरे नाम कर चुकी हो, वो भी पूरी रजामंदी से। तो अब तुमसे ज्यादा तुम पर मेरा हक है, समझी? तबरेज ने उसकी गलतफहमी दूर की थी। कुछ पल को मलाइका चुप पड़ी थी। कल वहां से भाग क्यों गई थी, और बाद में मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की? उसे चुप पाकर तबरेज ने बाज पुर्स की। बस वैसे ही, बिजी थी कुछ यूं। क्यों कर रहे थे कॉल? मलाइका ने अनजान बनते पूछा था। तुम्हारे साथ मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी थी। तबरेज ने अपनी जीन्स की जेबों में हाथ फंसाए कहा था। लहजा कुछ जूम आनी सा था। क्या मतलब? कैसी प्लानिंग? मलाइका नासमझी से बोली। उसका चेहरा कुछ नढाल सा था। वो आजकल परेशानियों में घिरी हुई थी और अपनी सोच और परेशानियां किसी से कह भी नहीं पा रही थी। इसलिए उसने बेतौजीही से पूछा था। अब निकाह हो गया तो रुखसती की प्लानिंग, शादी लेके फंक्शंस की प्लानिंग, इसके बाद हनीमून की प्लानिंग और फिर बच्चों की प्लानिंग। तबरेज उसे छेड़ते हुए बोलता मलाइका का चेहरा सुर्ख करने की वजह बता गया था। जस्ट शट अप। अपनी फजूल बातें बंद करो। कोई काम की बात है तो करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी क्लास है। मलाइका एक दो कदम आगे बढ़ाती तेज लहजे में बोली थी। फजूल की बातें तो नहीं है ये, खैर। इनके अलावा वाकई में कुछ जरूरी बातें मुझे तुम्हारे साथ करनी है, और मैं चाहता हूँ बगैर मुझसे भागे और नजरें चुराए अपना मसला मेरे सामने रखो। जो रिश्ता हमारे दरमियान बन चुका है, इसमें अब मुझे हक हासिल है कि तुम्हारी हर एक बात से वाकफियत रखूं। कल तुम्हारे कहने पर मैंने तुम पर कोई दबाव डाले बगैर अमल किया था। अब इसी तरह तुम्हें भी मेरी बात का मान रखना है। तबरेज पल भर में संजीदा होते आगे बढ़ती मलाइका को बाजू से पकड़ता अपने सामने करते सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा था, जिस पर मलाइका उससे नजरें चुराती जुज़-बुज़ का शिकार हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो तबरेज से सब डिस्कस करे या नहीं। कहीं सब पता चलने के बाद वो इसकी बातों को, उसके दिल के डर को आम जानते उसका मजाक ना उड़ाए। शायद वो इस पर यकीन ही ना करे। वो कल अपने जज्बातीपन में इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी, मगर अब दिल में वसवसे और खदशात जन्म ले रहे थे। अपने सवालात के जवाब में मलाइका को यूं गुमसुम सा मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ देखा था, और फिर तबरेज उसका हाथ पकड़े कुछ फासले पर मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ते। वो उसे बिठाते कुछ फासले पर वो भी बैठते, अब मुंतजिर निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। मैं तुमसे जो कहूंगी तुम मेरा यकीन करोगे ना? मलाइका ने बड़ी उम्मीद से तबरेज की तरफ देखते पूछा था। करूंगा यकीन, और तुम्हारे अंदर पलती परेशानियों को भी खत्म करते तुम्हारे सुकून का सबब बनूंगा। तुम बोलो तो सही। तबरेज ने आंखों और अल्फाज में ढेरों मोहब्बत समोए नर्म आवाज में कहा था। तब मलाइका ने बगौर उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए इस खूबरू लड़के को तका था। जवाबन उसकी मोहब्बत भरी नजरें भी खुद पर मरकूज पाकर मलाइका ने हिम्मत करते बोलना ही शुरू किया था, जब उसके सेल फोन पर उसकी दोस्त की कॉल आने लगी, जो उसे तलाश करती फिर रही थी, और दूसरा लेक्चर भी शुरू होने वाला था। आज यूनिसी ऑफ के वक्त ड्राइवर के साथ मत जाना। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। अभी चलो यहाँ से, बात नहीं हो सकती। तबरेज ने उसके सेल की मुसलसल बजती रिंगटोन से चिढ़ते हुए मुंह बनाए कहा तो मलाइका भी सर हिलाती कॉल ओके कर गई थी। उसका रुख अपने डिपार्टमेंट की तरफ था। तबरेज बस खामोशी से कुछ सोचने में मगन उसके साथ चल रहा था कि उसे उसकी क्लास के पास छोड़ते वो अपने डिपार्टमेंट में जा सके। थैंक्स। अपनी क्लास के पास पहुंचते अपने लिए उसकी इतनी फिक्र पर मलाइका ने मुस्कुराते हुए कहा था, तो वो भी आगे से मुस्कुराता उसे अपने साथ जाने की तलकीन करता, यकीन दहानी करवाता आगे बढ़ गया था। वाह, आज तो बड़ा एक दूसरे को देखते मुस्कुराया जा रहा था। खैर है, ये सुलह सफाई कैसे हुई? मलाइका की क्लास में दाखिल होते ही उसकी दोस्त उसके पीछे बढ़ी थी, जिसे फिल वक्त
बड़ी मुश्किल से टालते मलाइका ने उसकी तवज्जो क्लास में दाखिल होते सर की तरफ दिलाई थी। सर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह अपनी फीमेल वर्कर्स को तंग करना। थोड़ी देर बाद हेजल ने बड़ी हिम्मत से शावेज को एहसास दिलाना चाहा था कि ये उसका ऑफिस है, यहाँ वो उसका सर है और वो सिर्फ उसकी एम्प्लॉय। शावेज जो संजीदगी से फाइल में गुम हो चुका था क्योंकि हेजल तो बगैर किसी हरकत के उसकी गोद में बैठी थी। शायद सांस भी मुश्किल से ही ले रही थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ था। उसकी बेतुकी बात पर उसने उसकी पुश्त को घूरा था। हेजल की कही बात उसके नजदीक तो बेतुकी ही थी। मेरी जेब में अभी मेरा ताजा ताजा निकाहनामा मौजूद है। शावेज ने संजीदगी से तंज करते फाइल को एक तरफ खिसकाया था। उसकी बात पर हेजल की सियानी सी होती आंखें बंद करती होंठों को भी भींच गई थी। मैं जाऊं सर? फाइल को एक तरफ पड़े देखकर हेजल ने जल्दी से आगे होते हुए उठाकर यहाँ से फरार चाहा था, जब इतनी ही तेज से शावेज उसके पहलू से गिर्द बाजू हायल करता उसकी पुश्त पर से अपने साथ लगा गया था। क्या मसला है? शावेज की संजीदगी अरोज पर थी, या फिर वो इस वक्त ख्वामखा हेजल को डरा सहमा देखकर मजा ले रहा था। आप मुझे ऑफिस ऐसे तंग किया करेंगे, जबकि यहाँ मैं आपके ऑफिस की वर्कर हूँ। सर, हेजल ने गहरी सांस भरते खुद को शावेज के रहमो करम पर छोड़ा था। क्या यार, अपार्टमेंट में भी जब भी मैं शौहराना तौर तरीके इख्तियार किए हुए था, वहां भी बस तुम्हारी जान निकलने वाली थी, अब यहाँ भी रोक टोक। ये बात ठीक नहीं है। क्या फायदा मेरे पास निकाह के पेपर्स का? शावेज उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए जैसे किसी गहरे मसले का हल तलाश करने वाला हो। मुझे नहीं पता, मुझे जाने दे। साहब इब्राहिम क्या सोचेंगे? मैं अपने कैबिन से इतनी देर से गायब हूँ। मैं अब मुझे लाजमी जॉब से वो निकाल देंगे। हेजल तो बस अपनी परेशानियों की ही सोच रही थी, जिस पर शावेज उसकी इस परेशानी पर बदमजा हुआ था। ये तो अच्छी बात है, फिर तुम मेरे पास आ जाना, फिर जितना मर्जी हम एक साथ वक्त गुजार सकते हैं। शावेज के नादर मशवरे पर हेजल ने जल्दी से नफी में सर हिलाया था। नहीं नहीं। क्या नहीं? शावेज ने जरा सख्ती से कहा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हेजल हकलाई थी। हेजल कुछ पल खामोशी से शावेज की गंभीर आवाज उभरी थी। जी। तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से अब? मैं तो बहुत खुश हूँ। सोचा नहीं था कि मेरी रोबोटिक सी जिंदगी में कभी ऐसा इनकलाब भी आएगा, और ये इनकलाब मेरे दिलो दिमाग में सुकून सा भर गया है। शावेज भारी लहजे में अपनी कैफियत बयान करते हेजल के दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा गया था। ये सब कुछ तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि मेरी ज़ात से जुड़ने के बाद आप खुश हैं। खामोश रहने की बजाय हेजल भी अपने दिल का हाल बयान कर गई थी। हम दोनों न जाने कब तक ऐसे ही भटकते रहते, लेकिन आज तुम्हारी ही बदौलत हम एक हो चुके हैं। तुम्हारा दूर जाने का ख्याल जैसे मेरी जान निकाल गया था। वो दोनों इर्द गिर्द को भुलाए एक दूसरे में गुम थे कि रूम डोर पर दस्तक से हेजल डर सी गई। उसने शाहवेज के बाजू पर हाथ रखते जल्दी से उसे हटाया और फाइल पकड़े उठ खड़ी हुई थी, जबकि शाहवेज उसकी इस फुर्ती पर लब भींच कर रह गया था। मैं चलती हूँ। हेजल अब की बार उसकी तरफ देखे बगैर डोर की तरफ भागी थी, जिस पर शाहवेज उसकी इस फुर्ती पर जेर लब मुस्कुरा कर रह गया था। तबरेज मलाइका को लिए अहमद विला आ गया था। यहाँ पर पहले वो दोनों फ्रेश होते अपना आप चाय का कप लिए बाहर लॉन में चले आए थे। यहाँ पर बहुत खुशगवार मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, किसी भी वक्त बारिश मतवक्को थी। एक तरफ मौजूदा कुर्सियों पर बैठते कुछ देर चुप रहने के बाद मलाइका ने खुद ही लबकुशाई की थी। जानती थी तबरेज हर बात जानने के लिए बेचैन है। ये इन दिनों की बात है, जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी, तब भी मैंने पागलों की तरह तुम पर निकाह का प्रेशर डाला था, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा ही नहीं था। तो सोचा एक पाकीज़ा बंधन में बंध जाए। आगे भी तो ये सब होना है, तो अभी क्यों नहीं? और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे और मैं तुम्हारी हो जाती, और इस सारी दुनिया को पता जाता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम भी मान गए, सब राजी थे कि मैंने एक दिन ऐसी बात कर दी कि तुम हत्थे से ही उखड़ गए। मैंने कहा कि मैं इस सूरत तुमसे निकाह करूंगी जो अगर तुम मेरे साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गए। तुम निकाह करने से भी पीछे हट गए, यानी साफ इनकार करते मेरे मुंह पर मारा। खैर, बात ही ऐसी थी कि मैंने तुम्हारा जज्बाती होना बनता था, लेकिन तुम मुझे इस वक्त कुछ ज्यादा ही बेहिस और पत्थर दिल समझ बैठे थे। हालांकि तुम्हारे सामने तो मैं एक खुली किताब थी। मलाइका बोलते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच गई, जैसे खुद को कमजोर पड़ने और रोने से रोक रही हो। तबरेज जबकि तो बस धक धक करते दिल के साथ उसकी बात आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहा था। न जाने वो क्या इंकशाफ करने वाली थी। पहले सीधा निकाह से इनकार तक जा पहुंचे। फुफ्फो ने भी तुम्हें राजी करने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी बात पर डट गए। आखिर को अच्छा बेटा और अच्छा पोता जो बनना था। मैं अपना सब कुछ गवाते
टूटी बिखरी सी वापसी की तैयारी करने लगी। मेरी हालत मरने जैसी हो रही थी कि जिसे अपनी ज़िंदगी समझते खुद के नाम करना था, वो उम्मीद सिरे से टूट रही थी। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि तुम निकाह के लिए मान गए। लेकिन फिर भी मैं दिल से खुश नहीं हो पाई। तुम्हारा राज़ी होना मुझे मज़ीद परेशान कर गया। देखो थी ना अजीब बात, दिल खदशात का शिकार हुआ कि फिर इस रात तुम्हारे राज़ी होने के पीछे तुम्हारी प्लानिंग में मैंने अपने मुँह से सुन ली कि तुम बस मेरे सामने ड्रामा कर रहे थे कि तुम निकाह के बाद मेरे साथ लंदन जाओगे, लेकिन बाद में इससे मुकरने का इरादा रखते थे कि निकाह के बाद तो मैं तुम्हारी पाबंद हो जाती और तुम जो मर्जी करते। जिस पर मैंने तुम्हें बुरा भला कहा और निकाह से एक दिन पहले लाख मिन्नत समाजत तुम्हारी के बावजूद वापस लंदन चली गई। दिल में अहद करके दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगी। दिल में इस बार लंदन जाने से पहले एक डर सा बैठा था, इसलिए मैंने तुम्हारे निकाह की तजवीज़ दी थी। लेकिन मेरा वो डर सामने आ गया और हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। अब की बार मलाइका की आंखों से आंसू बहते, गाल भिगोने लगे थे, जिनको वो एक दूसरे हाथ से रगड़ रही थी। तुम्हें एक बात बताऊं तब्रेज़, इस टाइम ना तुम गलत थे और ना ही मैं गलत। तब होते हम जब असल में एक दूसरे का दिल दुखाने का मौजब बनते, जबकि हम तो किसी के हाथों में कठपुतलियां बने नाच रहे थे। मलाइका की बात पर तब्रेज़ ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। क्या मतलब मलाइका? क्या कहना चाह रही हो तुम? तबरेज़ ने अपनी हैरानगी को आवाज़ दी थी। तबरेज़, मेरा और तुम्हारा साथ बचपन से है। हम सबको देखते, सबको ही हमारे बारे में पता था कि मुस्तकबिल में भी हम साथ होने वाले हैं। सब खुश थे, लेकिन एक इंसान थे जो खुश नहीं थे और नहीं चाहते थे कि हम एक हों। एमी अब हम एक दूसरे का होता नहीं वो देख सकते थे। मलाइका ने अब भी तबरेज़ का तजस्सुस खत्म नहीं किया था, जिसे तबरेज़ के माथे पर बल पड़े थे। मलाइका प्लीज़ जो भी कहना है खुलकर कहो। यूँ सस्पेंस क्रिएट मत करो। वो ज़ोरदार आवाज़ में बोला था। तबरेज़, हारून दादा हमें कभी एक होता नहीं देख सकते हैं। इस वक्त भी निकाह से पहले मेरी रखी डिमांड मैंने दादा के कहने पर तुम्हारे सामने रखी थी, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। और अगर मैं इनकी बात पर अमल ना करती तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। बाबा के साथ, मलिका के साथ कुछ बुरा कर देने की धमकियाँ, या फिर मेरे और किरदार को तुम्हारे सामने बुरा साबित करने की धमकियाँ। मैं इस वक्त नासमझी में इन धमकियों से डर गई थी कि अपनी ज़िंदगी को ही दाँव पर लगा दिया। मलाइका ने अपनी बात मुकम्मल करते हिचकी भरी थी। साथ ही उसने तबरेज़ को भी देखा था, जो बस आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। मलाइका, ऐसे नहीं हो सकता। दादाजी ऐसा भला क्यों करेंगे? तबरेज़ उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, जिस पर मलाइका ने इस्तज़ाइया से मुस्कुराते अपना सेल फ़ोन निकालते कुछ टाइप किया था और फिर एक आवाज़ गूंजने लगी थी वहाँ, जबकि जिसे तबरेज़ लाखों में भी पहचान सकता था। मलाइका जानती थी हारून मलिक ने सब पर अपना ऐसा रंग जमाया हुआ था कि कोई भी इनसे इनके पहलू को सच नहीं जानने लगा था। इसीलिए अब की बार हारून मलिक से खुद मुखातिब होने पर मलाइका ने उनसे कोई अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ वो उसे बार-बार तबरेज़ की ज़िंदगी से दूर चले जाने का कहते, बड़े क्रोफर से तबरेज़ की शादी किसी और लड़की से कर देने का कह रहे थे। तबरेज़ साक़-ओ-जामत बैठा रह गया था। वो हारून मलिक को काफ़ी लाडला था। शाहवेज़ के जाने के बाद वो इससे बहुत नज़दीक हो गए थे। वो हैदर से भी ज़्यादा इसे तरजीह देते थे। तो फिर वो इस वक़्त अपनी मोहब्बत से दूर होने को मौजब क्यों बन रहे थे? वो हैरान होने के साथ शदीद सदमे का शिकार हो रहा था। आँखों में नमी पैदा होने लगी थी। मलाइका को इसकी हालत देखते उसे हमदर्दी महसूस हुई थी कि जब कोई जान से प्यारा पीठ पीछे छुरा घोंपे तो ऐसे ही तकलीफ होती है। मलाइका को ज़रा रुख तिरछा किए बैठी थी अपने कंधे पर। तबरेज़ का चेहरा महसूस करती वो काँपी थी और फिर जब उसे अपना कंधा तबरेज़ के आँसुओं से भीगता हुआ महसूस हुआ तो वो तड़पती हुई तबरेज़ की तरफ पलटी थी और फिर वो तबरेज़ के गिर्द अपनी नाज़ुक बाहें हायल करती। वो उसके सीने का हिस्सा बनी थी और वो भी उसे अपने हिसार में लेते। उसके कंधे पर सर रखता उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया था। वो दोनों अपना-अपना गम गलत कर रहे थे। हेज़ल जब रात को मुख्तलिफ सोचों में घिरी सोने लगी तो आज उसका दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था। वो जो खुद को इस दुनिया में अकेली तस्वुर करती थी, तो आज उसका किसी से मज़बूत रिश्ता बन गया था। वो जो भी किसी के लिए ज़रूरी हो गई थी, उसकी ज़ात किसी के लिए बहुत अहमियत का हामिल थी। ये बात सोचकर हेज़ल को मुस्कुराने का मौका मिला था और कभी वो शावेज़ की बेबाकियाँ याद करते शर्मा रही थी, जब उसका सेल फ़ोन बज उठा था। कॉल आयशा की थी। उसका नाम देखते हेज़ल ने खुद को कोसा कि वो तो सोचे हुए थी कि वो खुद उसे कॉल करेगी और आज का सारा माजरा कह सुनाएगी। लेकिन अब वो खुद कॉल कर रही थी।
तो अब उसके बताने पर वो यकीनन उसका सर फाड़ देती। तुमने आज सारा दिन कॉल नहीं की और ना ही अपने काम से पहले के दिन के बारे में कुछ बताया। हेजल की कॉल उठाते ही बगैर सलाम दुआ किए आयशा ने जल्दी से पूछा था, तो हेजल आगे से एक ठंडी सांस भरकर खुद के सवालात का जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। आयशा देखो, आज सब कुछ उल्टा हो गया, मेरी सोच और उम्मीदों से बरतरफ। हेजल ने तमहीद बांधी। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? आयशा की परेशानी भरी आवाज उभरी थी। हाँ हाँ, सब ठीक है। और हुआ ये कि हेजल बगैर रुके सारी बात उसके सामने खोल कर रख गई थी। तो कुछ पल के लिए आयशा हक्का बक्का सी रह गई थी। व्हाट व्हाट यार, द शावेज सर कितने मेन है। पहले तुम्हारे साथ बुरा किया और फिर अब जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लिया। वो आखिर चाहते क्या हैं? तुम हो कहाँ इस वक्त? आयशा तेज लहजे से मुझसे पूछती। तो मैं तो इस वक्त हॉस्टल में हूँ। क्यों? हेजल ने जवाब देते साथ आखिर में खुद भी सवालिया लहजा अपनाया। सर तुमसे निकाह कर चुके हैं, तो तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे क्या? फिर क्या फायदा इस निकाह का कि तुम फिर से इसी हॉस्टल में रहो? और हाँ, सर की फैमिली का क्या रिएक्शन होगा? इस सब पर आयशा सवाल पर सवाल करती हेजल को बुखला गई थी। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, तो शायद इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। और सर की फैमिली के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती, और ना ही सर ने बताया। वो यकीनन अपने घर वालों को राजी करने के बाद बाकायदा मेरी रुखसती लेकर अपने घर जाएंगे। हेजल ने अपनी समझ के मुताबिक आयशा को जवाब दिया, तो वो आगे से कुछ पल को खामोश हो गई थी। तुम्हारा शावेज सर से निकाह हो गया, तो अभी भी तुम इन्हें सर ही बोल रही हो? इनके सामने भी सर ही बोला होगा ना? आयशा के सवाल पर वो झिंपी थी। हाँ, सर ही बोला था। उन्होंने टोका नहीं, तो मैंने भी सर बोलना जारी रखा। हेजल ने अपने छोटे से बेड पर लेटते हुए जवाब दिया था। तुम खुश तो हो ना? आयशा ने उसके लहजे से इत्मीनान महसूस करते पूछा था। पता नहीं, मगर सुकून में हूँ। पहले पहल गुस्सा आया, लेकिन निकाह के बाद मेरे दिलो दिमाग से जैसे साफ स्लेट की मानिंद सब हो गया। और वहां मुझे यहाँ इज्जत भी मिल रही थी। सर मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करते, तो मैं इनके निकाह में तो हूँ। जैसे भी ये निकाह मेरे लिए इसके सुकून है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ मैं आज जानने वाली थी, वहां के मर्दों की तो गंदी नजरें तो मुझे बिल्कुल भी कल से परेशान कर रही थी। अब यहाँ मेरी इज्जत तो महफूज होगी, यही बात मेरे लिए काफी है। हेजल ने तफसील से आयशा को जवाब देते फिर एक दो बातें करते कॉल काट कर दोनों सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर बाद आंसू बहाते तबरेज ने अपना चेहरा मलाइका के कंधे से हटाया था और अपने सीने पर रखे मलाइका के चेहरे को अपने सामने करते हाथों के घेरे में लिया था। वो उसका चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था। रोने से आंखों के किनारे गुलाबी पड़ गए थे, जबकि गाल और नाक हल्की सुर्ख हो लिए हुए थी। तबरेज ने नरमी से अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू साफ करते साथ अपना चेहरा नफी में हिलाते उसे रोने से मना किया था। तो वो लंबी सांस लेती अपने आंसुओं पर काबू पाने लगी। मलाइका ने अपने गालों पर मौजूद तबरेज के हाथों पर अपना हाथ रखते अपना चेहरा हल्का सा दाएं बाएं घुमाते उन्हें अपने होंठों से छुआ। तो तबरेज को आज कितने अरसे बाद इसमें अपनी पुरानी मलाइका की झलक दिखी थी, जो उसकी दीवानी थी। वो आंखों में बेकरारी और बेतहाशा मोहब्बत लिए उसे देखे तर चला गया था। आज वो अपनी मर्जी से उसके करीब मौजूद थी। देखने से ही दिल में नहीं भर रहा था। वो कुछ पल उसके चेहरे को आंखों से छूने के बाद उसके करीब तर हुआ और फिर अपने होंठों का लम्स वो उसके चेहरे पर जा बजा छोड़ता चला गया। मलाइका बगैर किसी मज़ाहमत की आंखें बंद किए इस लम्स की दिल पजीरी में खोई हुई थी। मलाइका, तबरेज ने दोनों के चेहरों के दरमियान जरा सा फासला करते उसे पुकारा था, जिससे दोनों की सांसों की गर्मी एकदम दूसरे में मदगम हो रही थी। मलाइका ने उसकी पुकार पर अपनी आंखें वाह करते फकत अपने लब हिलाए थे, और वो जो इन पर ही नजर टिकाए हुए था कि अगर इनको छू लिया तो खुद पर जब्त न रख पाते, वो अपनी बिल्ली को दर्द से आशना करवा देगा। अब पल में अपना सब्र खोते वो उस पर झुकता, उस अपनी नरमी को पूरे होशो हवास से महसूस करता खुद मशहोश होने लगा था। उसकी शिद्दत पर मलाइका की सांस उखड़ी थी और उसके हाथ बेसाख्ता तबरेज के हाथों से सरकते उसके बाजुओं पर आ रुके थे। कुछ देर बाद तबरेज बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते पीछा हुआ था कि मलाइका सांस रुकने पर निढाल हुई थी। अपने अंगूठों की मदद से वो उसके सुर्ख हो गए होंठों को नरमी से सहलाते उसे खुद से लगा गया था। मलाइका ने भी सुकून से उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद की थी। मलाइका, इस दिन जब तुम बेहोश हुई थी तो कोई बड़ी बात थी इसके पीछे, और कल भी तुम्हारा बार बार निकाह के लिए इसरार। मुझे यकीन है इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तबरेज ने उसके गर्दन के गिर्द बाजू का हिसार तंग करते उसके सर पर टोड़ी टिकाए तफक्कर से पूछा था। एक तो मैं पहले ही तुम्हारी यूनी में जाने वाली हरकतों से तंग थी, तुम्हारी लड़कियों से बढ़ती दोस्ती मुझे परेशान किए हुए थी। मलाइका उसकी बात पर
तबरेज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट ला गई थी कि वो वाक़ई में जेलस हुई थी और दूसरी तरफ जब मैं उस दिन किचन की तरफ आई, तो मुझे आगे से आसिया बड़े ज़ोर-शोर से तुम्हारी शादी की बातें कर रही थी, तो बस मेरा दिमाग खराब होने लगा। सर दर्द तो जब से पाकिस्तान से गई थी, जान को चिमट गया था। तो इस दिन तो वो सब सुनते सर दर्द से फटने के करीब पहुँच गया था। और फिर तुम वहाँ आ गए, तो मैं सब बोल गई। और फिर इस बार हवेली से आते दादाजी की बातें और यूं ही में तुम्हारी छिछोरी दोस्त का तुम्हें प्रपोज़ करना, मुझे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। दिल में डर बैठ गया था कि तुम मुझसे ऐसी ही कभी दूर ना हो जाओ। मेरे रवैये से मायूस होते पलट ना जाओ। तो मैंने पहले की तरह ही तुम्हारे सामने निकाह का ऑप्शन रखते जल्दी मचाई थी कि मैं इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। लेकिन अब भी दिल में डर है कि इस निकाह के बारे में जानते पता नहीं हारून दादा क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करेंगे। वो कहीं बाबा को कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दें। सारी बातें तबरेज़ के सामने रखते आखिरी बात पर मलाइका के लहजे में परेशानी खुली थी और वो तबरेज़ के सीने से चेहरा उठाए उसकी आंखों में देखने लगी थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगा। इस बार कोई भी मुश्किल और परेशानी तुम्हारी तरफ नहीं आने दूँगा। तबरेज़ ने बड़े भरपूर अंदाज़ में उसे अपने साथ का यकीन दिलाया, तो वो मुस्कुराती आँखों और लबों के साथ उसे देखे गई और वो दोनों ही एक-दूसरे में मगन थे कि एकदम से बारिश का पहला कतरा गिरता इन दोनों को होश की दुनिया में ले आया। तो वो दोनों बेसाख्ता से अपना चेहरा ऊपर उठाए, आसमान की तरफ देखते, ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे। बारिश में तेजी आई तो दोनों भागते हुए कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गए थे। शावेज को काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए मरी जाना था, तो वो हेज़ल को भी अपने साथ ले आया था, जिसके लिए वो बड़ी मुश्किल से मानी थी। इस वक्त रात को शुरुआत का वक्त था। शावेज हेज़ल को उसके हॉस्टल से पिक करते अब वो दोनों एक साथ मरी के सफर पर गामज़न थे। सर, आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। हेज़ल कुछ देर तो खामोशी से विंडो से बाहर देखती रही, फिर अचानक से उसके दिमाग में ये सवाल आया तो वो शावेज की तरफ रुख मोड़ गई थी। तुमने ये सवाल कुछ जल्दी नहीं पूछ लिया? हावेस के लहजे में तंज था, जिस पर हेजल ने खफीफ सा मुस्कुराते अपने निचले लब को दांतों तले दबाया था। बताए ना, आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया? और वैसे कौन कौन है आपकी फैमिली में? हेजल ने पुरइश्तियाक लहजे में इस्तफसार किया था। फैमिली का जिक्र इसलिए नहीं किया कि क्योंकि मेरी अपनी फैमिली से कम ही बनती है। मेरी एक अलग दुनिया है जिसमें पहले मैं अकेला था, अब तुम मेरी दुनिया में शामिल हो गई हो, तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं रही। शावेज ने उसका गाल खींचते बताया तो वो आगे से टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगी, जो भी मुंह ही मुंह में मनमना रही थी। ऊंची आवाज में कहो। इसे बुड़बुड़ाते पाकर शावेज ने उसे घुरका था। सर, आपकी वाकई में फैमिली खड़ूस है कि अपनी फैमिली से भी नहीं बनती? वैसे इतने खड़ूस क्यों हैं आप? क्या वजह है? हेजल बगैर डरे आज की मुंह पर आई बात को कि हेजल को शावेज को हैरान कर गई थी। ये सब था भी इसकी बदौलत कि इसने पिछले चंद दिनों में हेजल को बहुत मान बख्शा था कि वो आज बगैर डरे उसके सामने ये कह गई थी। मैं खड़ूस हूँ, शावेज ने जैसे तस्दीक चाही थी, जिस पर हेजल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते जल्दी से सर इस बात में हिला दिया था। हर किसी से तो लड़ते रहते हैं, हर कोई आपके गुस्से से डरता है, तो खड़ूस ही हुए ना? हेजल ने मजीद जल्दी पर टेल डाला था। अच्छा, तो हर किसी से मैं लड़ता हूँ, हर कोई मेरे गुस्से से डरता है क्योंकि मैं खड़ूस हूँ। तो तुम क्यों नहीं डर रही ये सब मुझसे कहते? शावेज ने इसे एक साइड पर गाड़ी रोकते दांत पीसते हुए कहा और दोनों बाजुओं से हेजल को पकड़ते अपने शिकंजे में लिया था, जिस पर वो अब मासूम नजरों से उसे देख ही रही थी। साथ ही अपनी जुबान को तेजी पर खुद ही दिल में दिल कोस रही थी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि वो गाड़ी रोकते यूं उससे बाज-पुर्श शुरू कर देगा। सॉरी सर, वैसे ही मुंह से निकल गया। आप गाड़ी चलाएं ना। देखिए, रात गहरी हो रही है। हेजल आहिस्ता आवाज में बोलती उसका ध्यान बटाने की लगी। मैं भी आपसे बहुत डरती हूँ। देखिए, मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही है। हेजल ने मजीद खुद को मासूम बनाया था। शावेज जो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था, उसकी नौटंकी पर जोर से हंस दिया था और उसे इस तरह पहली बार हंसते देखकर हेजल भी मुस्कुरा दी थी। वो हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। हेजल ने बेखुदी से खुद को तकते पाकर शावेज उसकी महवियत का फायदा उठाते उसके हल्के से खुले लबों को अपने होंठों से कफल लगाते चंद ही पल में हेजल के होश ठिकाने लगा गया था। हेजल झटपटाती लेकिन कुछ कर नहीं सकी थी कि बाजू तो पहले ही शावेज के काबू में थे। कुछ देर बाद उसकी जान बख्शी करते वो उसे देखने लगा, जो उससे नजरें चुराए अब अपनी उखड़ती सांसें हमवार कर रही थी। तुम्हें ड्राइविंग आती है? शावेज जानते हुए भी पूछने लगा तो हेजल ने हैरानगी से नफी में सर हिलाते पूछा था। पर क्यों सर, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं अभी तुम्हें ड्राइविंग सिखाने वाला हूँ, शावेज ने संजीदगी से कहते हेजल को हक्का बक्का किया। पर कैसे? नहीं, बस मुझे नहीं सीखनी, हेजल ने झट इनकार किया।
ऐसे शावेज चंद सेकंड में ही हेजल को उसकी सीट से उठाते अपनी गोद में बैठाते उसका रुख सामने स्टीयरिंग की तरफ कर चुका था। उसकी तेज से चंद पल हेजल समझ ही नहीं सकी कि क्या हुआ है। और बेशक तुम्हें नहीं सीखनी, लेकिन मुझे तो तुम्हें ड्राइविंग सिखानी ही है। शावेज उसके कंधे पर थोड़ी उसके रखे जब चौथा तबक रोशन कर गया था। अब बहुत बुरे हैं सर। भला सर, ऐसे कौन ड्राइविंग सिखाता है? हेजल रुहानसी हुई थी। मेरी बीवी, मैं जैसे मर्जी करूं, तुम चुप करके बैठो। शावेज गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ गया था। हेजल के हाथ बस नाम को स्टेयरिंग पर मौजूद थे, क्योंकि गाड़ी को कंट्रोल शावेज के पास ही था। वो गाड़ी चलाते हुए हेजल के साथ अपनी मनमानियां भी करने में मसरूफ अमल था। एक अच्छे से रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकते वो दोनों बाहर निकले थे। यहाँ उन्होंने आज रात का रुकना था। खाना वो लोग रास्ते में ही खा चुके थे, इसलिए अब बस कमरे में जाने का इरादा रखते थे। जब रिसेप्शन से एक ही कमरे की चाबी शावेज ने पकड़ी तो हेजल का दिमाग कुछ पल को माउफ हुआ था और वो नाचार कुछ कहते कहते रुक गई थी। वो इस सूरत हाल में अपने होंठ काटती आहिस्ता कदमों से शावेज से कुछ कदम पिछले चल रही थी। इसे अंदाजा नहीं था कि इसे आज कैसे किस मसले का सामना करना पड़ सकता है। वो अपने आप को मुख्तलिफ तसल्लियां दिलासे देती शावेज के पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। इस सब से वो खौफजदा हो रही थी, ना चाहकर भी। कुछ दिन पहले का मंजर बार बार आंखों के सामने लहरा रहा था, लेकिन सामने साफ सुथरे कमरे को देखते वो कुछ पुरसुकून हुई थी। लेकिन दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। सर, हम एक ही रूम में रहेंगे क्या? दिल की तसल्ली के लिए हेजल ने बमुश्किल बोला था, कि क्या पता उसे गलतफहमी हो रही हो। हाँ बिल्कुल, हम मियाँ बीवी हैं तो एक ही रूम में रह सकते हैं। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है। शावेज हेजल की परेशानी समझता भी इग्नोर कर गया। मैं फ्रेश हो जाऊं पहले, फिर तुम वॉशरूम चली जाना। शावेज उसे अपने बैग से अपना नाइट सूट निकालते एक जानिब बने वॉशरूम की तरफ चला गया, तो हेजल अपनी टांगों में मजीद हिम्मत ना पाते वहां मौजूद बेड पर बैठते खुद को रिलैक्स करने लगी कि उसे अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस हो रहा था। अपनी तबीयत ज्यादा बिगड़ने से पहले हेजल ने जल्दी से अपने बैग से इनहेलर निकालते उसे मुंह से लगाते पंप किया था। कुछ बेहतरी महसूस करते उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते पानी तलाश किया, जो उसे एक तरफ टेबल पर जग में मिल गया था। तो जल्दी से वो इस तरफ जाती वहां पड़ी एक कुर्सी पर बैठते पानी पीने लगी। जब शावेज वॉशरूम से बाहर आया था, हेजल ने पानी का ग्लास रखते वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। हेजल का बैग और उनका इनहेलर वैसे भी बेड पर पड़े हुए थे, जिस पर शावेज की नजरें पड़ी। यानी हेजल की तबीयत खराब हुई थी। इसने कुछ फिक्र और पुरसोच नजरों से उस मर्तबा पीछे मुड़ते वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा था। आज वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करके इस्लामाबाद से चला था, लेकिन इससे पहले उसके लिए हेजल की भरपूर रजामंदी जरूरी थी। वो दिल ही दिल में मुख्तलिफ अल्फाज तरतीब देता हेजल के बाहर आने का इंतजार करने लगा। हैदर और मीरम के दरमियान तमाम राब्ते खत्म हो चुके थे। हैदर की तरफ से तो पहले ही पीछे कदम हटा लिए गए थे, लेकिन अब मीरम ही एक थी जो अब तक अपनी मोहब्बत में पागल, कुछ ना समझते हुए अपने दिल के हाथों मजबूर इससे बात कर लिया करती थी। लेकिन अब वो भी मजीद अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह होते नहीं देख सकती थी, इसलिए वो खुद को हालात के धारे पर छोड़ गई थी। हैदर, जो खुद को मजबूत समझ रहा था कि उसने मीरम से पहलू तही बरतने पर बर वक्त खुद को संभालना चाहा था, अब जब एकदम से मीरम भी पीछे हटने लगी तो हैदर की मजबूती का चढ़ाया खौल भी जैसे चटकने लगा था। पहले वो नहीं तो मीरम खुद उससे राब्ते में रहती, अपने होने का एहसास दिलाती रहती थी। अब जब वो हैदर की मंशा के मुताबिक उससे दूरी बनाने लगी तो हैदर को ऐसे लगने लगा जैसे उसकी जान सूली पर लटकी जा रही हो। वो बहुत बुरी तरह से मीरम की कमी महसूस करने लगा था, लेकिन अब सिवाय पत्थर बनने के उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने खुद को बुज़दिल जानते अपनी राह ले ली थी और सोच लिया था कि मोहब्बत का लफ्ज़ उसके लिए नहीं बना था। उसने अपने साथ मीरम को भी मुश्किल में डाल दिया था। वो इस लड़की का मुजरिम था। यही बात उसे डंक की तरह लगती उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी।